मुस्तफा, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात संजय यहां पर कह रहे थे कि जैसे दूध में उबाल आता है तो 2 बूंद पानी गिरा दीजिए तो ठहराव हो जाता है। ये ठहराव बीजेपी और बागियों के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप शिवसेना दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जरा बताइए कि वहां भी ये ठहराव है या इस ठहराव के बाद एक निराशा नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीदें बहुत है सुप्रीम कोर्ट से और ऐसा लग रहा है कि उनकी आखिरी उम्मीद भी शायद वहीं से होकर निकलती है। जी बिल्कुल शुभांकर, आप सही बात कह रहे हैं कि इस वक्त हम उद्धव ठाकरे घर के बाहर है मातोश्री में। यहाँ पर आपको दृश्य दिखा दें कि कुछ ही देर पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनकी मीटिंग हुई है। उद्धव ठाकरे को आज की सुप्रीम कोर्ट की डेट से कई उम्मीदें थी, क्योंकि उनका ये कहना था एकनाथ शिंदे ने शेड्यूल 10 का उल्लंघन कर ये सरकार बनाई है। उन्होंने भले ही रिबेलियन किया हो, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी गुट को या किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसके चलते उन्हें मान्यता नहीं दे जानी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर ने मान्यता दे दी है। तो कई एक्सपेक्टेशंस थी, कई नए मामले भी दायर किए गए थे शिवसेना की तरफ से, लेकिन उस पर आज सुनवाई नहीं हुई है। बेंच गठित करने की बात की गई, तो निराशा एक तरह से देखने के लिए मिल रही है। सांसद अरविंद सावंत से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये कहा कि हम न्यायालय के ऊपर ही एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ से हमको न्याय मिल सकता है। तो अब देखना ही होगा कि जब अगली सुनवाई होती है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि जो संवैधानिक प्रश्न उठे हैं महाराष्ट्र में सरकार की अदला बदली होने के बाद, वो अभी भी वहीं के वहीं है। वो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है, लेकिन शिंदे और फडणवीस की जो सरकार है वो जरूर महाराष्ट्र में स्थापित हो गई है। वो सरकार वैसे की वैसे ही चलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता। जी संजय, मैं आपके पास आऊंगा। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि देखिए सरकार चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस बीच में दल बदल कानून को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि भाई होगा क्या। अब ऐसी स्थितियां पहले कम देखी गई हैं कि सरकारें चलेंगी, सुनवाई होगी और दल बदल लागू होता है नहीं होता है। ये इस पर जरा अपनी टिप्पणी कीजिए। आप तो कानून को भी समझते हैं और सियासत को भी समझते हैं। जी हाँ, अभी स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारे हिसाब से तो दोनों तरफ के विधायकों को, यानी शिवसेना के जो दोनों गुट हैं, दोनों को फिलहाल राहत मिल गई है कि दोनों को जवाब दाखिल करने की हड़बड़ी से अभी फिलहाल थोड़ी राहत है। लेकिन अब उनको तकलीफ ये हो रही है कि जहां पर उन्हें राहत की उम्मीद थी वहां उतनी राहत नहीं मिली। तो एक तरफ राहत है, लेकिन इसको अगर दूसरे को राहत ज्यादा है, क्योंकि शिंदे गुट के 39 विधायक हैं, उनको राहत ज्यादा मिल गई है, तो तकलीफ इस बात की है कि हमारी 2 फूटे तो फूटे, उसकी 1 क्यों नहीं फूटी। तो ये स्थिति रहती है और राजनीति में ऐसा होता है अक्सर कि हमें जो राहत मिली उसकी मिकदार कम है और विरोधी को जो राहत मिली उसकी मिकदार ज्यादा है। तो ये स्थिति है। फिलहाल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक बेंच का गठन होगा, मामले की सुनवाई होगी, तब तक इस मामले में स्पीकर आगे ना बढ़ें, सुनवाई आगे ना बढ़ाएं। यानी विधायकों को, हमारी तरफ से तो हमें तो लग रहा है कि कोर्ट के हिसाब से राहत है, लेकिन इसमें चूंकि मामला बहुत मंथर गति से चलता है, कोर्ट में धीरे धीरे चीजें चलती हैं, अचानक से कुछ नहीं होता है, तो अब ये मामला मुझे लग रहा है कि अपनी गति से चलेगा। तो ऐसे में सरकार को फिलहाल तो कोई खतरा नहीं। और दूसरी चीज, जो राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी बात है, उनका ये कहना है कि अब जैसे स्थिर सरकार है, सरकार स्थिरता से चल रही है, तो कोर्ट ये भी देखेगा कि उसके फैसले से स्थिरता पर कोई असर पड़ता है क्या। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिस पर इसे कसने के बाद कोर्ट आगे बढ़ेगा। दूसरा ये कि क्या अनुच्छेद 10 का सीधा सीधा उल्लंघन है, जहां डिप्टी स्पीकर को हटाने की, अयोग्य ठहराने की याचिकाएं दाखिल की गई, नोटिस दिए गए, क्या उसमें कितना दम है। वो तमाम चीजों की परख सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसमें दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी तरफ से याचिकाएं दाखिल की हुई हैं। स्पीकर बीच में आए, डिप्टी स्पीकर, तो डिप्टी स्पीकर को भी कोर्ट ने पार्टी बना लिया। उनको भी ये कहा कि आप भी हलफनामा दीजिए और बताइए कि आखिर आपने किस नियम के तहत इन सारे लोगों का नोटिस अपने तई, अपने स्तर पर रद्द किया। हालांकि स्पीकर ने जवाब दाखिल कर दिया और उनका यह कहना है कि वो चूंकि ऑथराइज्ड जो इनकी ईमेल आईडी है उससे वो नहीं आया था, लिहाजा उन्होंने उसको गैर जरूरी मानते हुए रद्द कर दिया और उसे खारिज कर दिया है। लेकिन अब उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या इतने तई से संतुष्ट हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट उनसे और भी सवाल पूछेगा, ये आने वाला समय बताएगा कि हियरिंग किस दिशा में जाती है। अभी तो फिलहाल ये है कि बेंच का गठन हो जाए, कौन सी पीठ सुनेगी, कितने जजों की पीठ सुनेगी और कौन कौन से वो कानूनी सवाल और नुक्ते होंगे जिस पर ये सुनवाई आधारित होगी। यानी पहले जब भी कोई बड़ा मामला आता है शुभांकर, तो उससे पहले कोर्ट, जैसे अगर
संविधान पीठ होती है तो उसमें कोर्ट ये तय करता है कि हमारा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होगा जिस पर हम बात करेंगे। तो इसमें भी ये होगा कि पहले कौन सा मामला, किसकी याचिका पहले सुनी जाएगी, 39 विधायकों वाली, 16 विधायकों वाली, या फिर डिप्टी स्पीकर की याचिका, या फिर जो राज्यपाल के खिलाफ ये ठाकरे ग्रुप आया था उसकी याचिका। तो इस पे आने वाली पीठ तय करेगी कि वो कौन सी याचिका किस क्रम में उसकी सुनवाई होगी। यानी जैसे वो खेल के नियम तय करते हैं, जब गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते हैं तब भी लोग बच्चे तय करते हैं कि खिड़की का शीशा फूटेगा तो क्या होगा, नाले में बॉल जाएगी तो कौन लेके आएगा, छक्का कहाँ पे होगा, चौका कहाँ पे होगा। तो ये सारी चीजें पहले तो यह तय हो कि पीठ कौन सी होगी, पीठ कौन से क्रम में मामले की सुनवाई करेगी, और उसके बाद फिर दलीलों का दौर शुरू होगा जो रफ्तार रफ्तार धीरे धीरे चलेगा।